हेलो एवरीवन। जोहार, नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे 14 जेपीएससी मेंस को ध्यान में रख करके पेपर 6 का सेक्शन ए फिजिक्स जो साइंस है उसके संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि एट प्रेजेंट अभी जो है वो जेपीएससी चेयरमैन का रिजिग्नेशन हो गया है और जो मेंस एग्जाम होने वाले थे 25, 26 और 27 जुलाई को उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है। पूरा चांस है कि प्रीलिम्स का जो एग्जामिनेशन हुआ था उसको रद्द किया जा सकता है, कैंसिल किया जा सकता है, और अगर नहीं हुआ तो जांच पड़ताल के बाद आगे आने वाले समय में मेंस भी होंगे। तो आपको जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं उनको क्या करना चाहिए, उनको लगातार मेंस की तैयारी करते रहनी चाहिए। ठीक है, और हमेशा आंसर राइटिंग को ध्यान में रख के उनको आगे प्रिपरेशन जारी रखनी चाहिए, क्योंकि जो कंटिन्यू लगा रहता है उन्हीं का फाइनल सिलेक्शन होता है, ध्यान रखिएगा। तो आपको इन सब गतिविधियों में ज़्यादा इधर उधर इंटरफेरेंस अपने आप को नहीं करने हैं। ठीक है, आपको यू हैव टू फोकस ऑन योर स्टडी, ऑन योर मेंस एग्जामिनेशन। तो इसी को ध्यान में रख के हम लोग आज बात करेंगे। एक प्रश्न मैं लिया हूँ साइंस सेक्शन से, और वो प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख पा रहा होगा। दैट इज, अपश्रव्य एवं पराश्रव्य ध्वनियाँ क्या हैं। अपश्रव्य ध्वनि यानी इंफ्रासोनिक, एवं पराश्रव्य ध्वनि का मतलब इंग्लिश में अल्ट्रासोनिक ध्वनियाँ क्या हैं। प्रकृति में अपश्रव्य ध्वनि के स्रोत क्या हैं, यानी सोर्स की बात किया गया है, और पराश्रव्य ध्वनि की विशेषताओं और उनके उपयोग, यानी उनकी क्या फीचर्स हैं या फिर उनके क्या एप्लीकेशंस हैं, उनके संदर्भ में मैंने एक क्वेश्चन लिए हैं। और ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन आपके जो है 32 मार्क्स के होते हैं, ध्यान रखिएगा, प्रत्येक सेक्शन से, और लगभग आपका लिखा हुआ है 500 से 600 वर्ड्स। तो मेरा मानना है कि वर्ड्स बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखते। अगर आप 500 550 में लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा आपके कंटेंट अच्छे होने चाहिए। इस पर ज़्यादा से ज़्यादा आप फोकस करिएगा। ठीक है, तो चलिए इसी को ध्यान में रख करके मैं शुरू कर रहा हूँ एक एक करके। ठीक है, आप अगर 500 वर्ड में भी लिखते हैं तो आपका आंसर्स जो है अच्छे हो सकता है। आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ध्यान रखिएगा अब पहले की तरह नहीं रहा। ठीक है, अब बड़ा इसमें इनोवेशन हो रहा है, नए नए बच्चे आ रहे हैं। आज का समय वाईफाई लाईफाई हाईफाई का है, तो कंटेंट प्लस प्रेजेंटेशन जो है बड़ी महत्वपूर्ण आपकी रख रहे हैं। तो इन दोनों को ध्यान में रख करके आपकी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना चाहिए, यानी कि एक तरह से जारी रखना चाहिए। ध्यान रखिएगा, ये मैंने आपको प्रश्न के संदर्भ में आपको बताने की कोशिश करी। अब आइए इसका आंसर, मॉडल आंसर क्या हो सकते हैं। सबसे पहले पिक्टोरियल जो है मैं आपको प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ, प्रेजेंटेशन, इसके बाद इसको मैं कुछ टेक्स्ट फॉर्म में भी आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें ध्वनि, तो ध्वनि की जो आवृत्ति है, अब एक वर्ड यहाँ पर आ रहा है आवृत्ति, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी इन इंग्लिश। अब एक ध्यान देना, आवृत्ति को अंग्रेजी में एक तरह से फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। अब एक मैं पिक्चर बना करके आपको ड्रॉ करके आपको समझाने की मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ। सबसे नीचे में बना देता हूँ। जैसे मान लो यहाँ से सोर्स ऑफ ध्वनि निकली, ठीक है, और स्ट्रेट एक लाइन मैंने लिया और यहाँ से इस तरह से ध्वनि आगे बढ़ रही है। ठीक है, इस समझने की कोशिश करिएगा। तो अब इसमें दो तीन बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए। एक तो होता है वेव लेंथ, बोलते हैं तरंग दर, यानी ये श्रृंग से लेकर के यहाँ तक की दूरी को, ये वाला, दैट इज कॉल्ड वेव लेंथ या फिर तरंग दैर्घ्य कहते हैं। या फिर आप नीचे से लिखो, गर्त से लेकर के गर्त यहाँ तक की भी दूरी को एक तरह से क्या कहा जा रहा है, पिक्चर में बना के दिखा रहा हूँ आपको, ये तरंग दैर्घ्य होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं आवृत्ति की बात करूं तो आवृत्ति का मतलब हो गया कि जब मान लो यहाँ से मैं लिया तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक आने में फिर से एक आवृत्ति हुआ, यानी एक सेकेंड में कितने बार ऐसे राउंड हो गया जो ध्वनि है, एक सेकेंड में तय की गई दूरी जो है, वही एक तरह से क्या कहलाएगा, आवृत्ति कहलाएगा, या फिर इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं, या फिर इसको हम लोग हर्ट्ज में भी डिनोट करते हैं। ध्यान रखिएगा। तो आपको क्या क्या चीज़ ध्यान रखना है, ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए। एक तो मैंने बात करी तरंग दैर्घ्य की, ठीक है, जिसको वेवलेंथ कहते हैं, और एक मैंने बात करी आवृत्ति की, ध्यान रखिएगा, आवृत्ति जिसको आप कहते हैं फ्रीक्वेंसी। और एक आवर्तकाल होता है, मतलब एक चक्र पूरा पूरा करने में, साइकिल पूरा करने में जितना टाइम लगता है तरंग को, यानी वेव को, उसी को कहा जाता है आवर्तकाल। और एक वर्ड होता है आयाम। आयाम का मतलब होता है कि यहाँ से देखो, यहाँ से कितनी ऊपर तक की ध्वनि गई, ठीक है, यहाँ से स्ट्रेट लाइन से
कितना इसका ये आवाम ऊपर तक गया, उसी को एक तरह से आवाम या फिर एप्टीट्यूड कहते हैं। तो ये सब बेसिक बातें हैं। आई होप मैं समझ पा रहा हूँ कि आप पहले से जान रहे होंगे। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर इसको लेके चल रहा हूँ, थोड़ा शॉर्ट में, बहुत लंबा वीडियो मैं नहीं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ध्वनि की आवृत्ति की बात करें तो जो 20 हर्ट्ज से जो कम की आवृत्ति होती है, ध्यान रखिएगा, है ना, इसको एक तरह से अपश्रव्य ध्वनि कहते हैं, अपश्रव्य, ठीक है। इसके बाद जो श्रव्य है, जिसको कान सुन पाता है, ये 20 हर्ट्ज से लेकर के और 20,000 हर्ट्ज के बीच में होता है। और 20,000 हर्ट्ज से अगर कोई ऊपर है तो उसको पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं, ठीक है। तो एक तरह से ये अपश्रव्य ध्वनि होगी, इसको भी कान नहीं सुन सकता है। इसको सुन कौन सकते हैं, जैसे हाथी या फिर भूकंप को जो तरंग आती हैं उनमें निकलती हैं। और श्रव्य जो मनुष्य सुन सकता है, तो मनुष्य जो सुन सकता है, ऑडिबल जो हमारा साउंड होता है, वो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज, ध्यान रखिए किलो हर्ट्ज में बात कर रहा हूँ, ठीक है, 20,000 हर्ट्ज। पराश्रव्य 20,000 हर्ट्ज से ऊपर हो गया, एक तरह से किलो हर्ट्ज से ऊपर में, इसको जैसे कि चमगादड़ हो गया, डॉल्फिन, ये सब एक तरह से सुन सकते हैं। दूसरी बात करें अगर हम लोग सबसे पहले अपश्रव्य ध्वनि की, तो 20 हर्ट्ज से कम जो होती है इसे मनुष्य नहीं सुन सकता। अब देखो इसका स्रोत दिया हुआ बड़ी अच्छे से, जैसे ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है उनमें जो वेव निकलती है ना, वो भी एक तरह से अपश्रव्य ध्वनि ही होती है, यानी उसका जो आवृत्ति होती है वो कम होती है। कब? 20 हर्ट्ज से नीचे होती है। भूकंप हो गया, समुद्र की लहरें जो निकलती हैं, तूफान, चक्रवात, बिजली की जो गड़गड़ाहट होती, थंडरिंग जो होती है, हाथी, व्हेल्स, ये सब सारे जो हैं निकाल सकते हैं अपश्रव्य यानी इंफ्रासोनिक जो साउंड्स होती हैं उनके संदर्भ में, ठीक है, ये आपने समझ लिया होगा। इसके बाद पराश्रव्य की अगर हम लोग बात करें तो जिस ध्वनि का 20,000 हर्ट्ज, ठीक है, से अधिक जो होती है उसको पराश्रव्य, जैसे चमगादड़, व्हेल, ये सब जो स्रोत होते हैं निकालती हैं, चमगादड़, डॉल्फिन, ये सारी चीज़ें, है ना, मेडिकल अल्ट्रासाउंड वगैरह में इनका यूज एक तरह से किया जाता है। पराश्रव्य ध्वनि की अगर हम लोग विशेषता की बात करें, हर्ट, जैसे आवृत्ति, आवृत्ति मैंने अभी बताया ना कि मान लो एक यहाँ से अगर साउंड निकला तो एक राउंड ऐसे पूरा करने में जितना समय लगा, ठीक है, उसी को एक तरह से यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ से लेके ऐसे घूम के यहाँ तक जो जाया गया, है ना, 1 सेकेंड में, उसी को आवृत्ति कहते हैं। मैं समझा दिया। तो देखो आवृत्ति 20 किलो हर्ट्ज से जब अधिक होती है, एक तो इसका फीचर हो गया, दूसरा मनुष्य की कान इन्हें नहीं सुन सकती, तरंग दैर्घ्य काफ़ी कम होता है। मैं अभी समझाया आपको तरंग दैर्घ्य के संदर्भ में, ठीक है, कि जो वेवलेंथ होती है वो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक के बीच की दूरी, या फिर मतलब दो स्ट्रिंग के बीच की कह लीजिए और दो गर्त के बीच की दूरी को दैट इज कॉल्ड तरंग दैर्घ्य, या फिर उसे वेवलेंथ भी कहते हैं। तो कम होती हैं पराश्रव्य ध्वनियों की, अधिक दिशा नियंत्रित होती है, हाईली डायरेक्शनल होती हैं एक तरह से, और दिशा नियंत्रित होती हैं और अधिक ऊर्जा वहन कर सकती हैं। इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होता है, ठोस, द्रव, गैस तीनों ही माध्यमों में चल सकती हैं। ये कुछ फीचर्स मैंने आपको बताने की कोशिश करी, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, ये तो आपको मैंने बता दी, ये भी मैंने बता दिए। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, है ना, कि पराध्वनि जो पराश्रव्य जो ध्वनियाँ हैं इनके उपयोग क्या होते हैं, चिकित्सा में यूज किया जाता है, मेडिकल साइंस में, इंडस्ट्री में, सफाई क्लीनिंग में, जैसे आप देख लो अल्ट्रासोनोग्राफी जो होता है शिशु की जांच करने के लिए, जो जब वो गर्भ अवस्था में होता है, या फिर लिथोट्रिप्सी जो होता है किडनी स्टोन को तोड़ने में, या फिर इकोकार्डियोग्राफी जो होता है हृदय की जांच, इस सब में यूज किया जाता है एक तरह से अल्ट्रासोनिक वेव्स की, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा उद्योग वगैरह में धातुओं के दरार में पता लगाने के लिए कहीं है तो उसमें वेव को चला करके देखा जाता है मशीन के भागों में, है ना। इसके अलावा सफाई जैसे आभूषण हो गया, घड़ी हो गया, सर्जिकल उपकरण, इस सब का क्लीनिंग में भी यूज किया जाता है। पराश्रव्य ध्वनियों के उपयोग के अंतर्गत जैसे सोनार जानते होंगे, अगर जहाज जा रहा है समुद्र में तो आगे सामने वाले में क्या आगे रीज है, रीज बोलते हैं समुद्र में जब जो पहाड़ होता है ना, उसको रीज कहा जाता है समुद्र के तल पे। तो आगे क्या चट्टान है, पत्थर है, कितनी गहराई है, उसके लिए आप देखोगे ये सोनार का यूज किया जाता है, ध्यान रखिएगा। चूंकि मैं अगर बहुत डिटेल से इसको समझाऊं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो समुद्र की गहराई को मापने में तरंग के माध्यम से यूज किया जाता है, ठीक है। पनडुब्बी और मछलियों को पता लगाने में भी, जीव जंतु जैसे चमगादड़, डॉल्फिन, दिशा ज्ञान, शिकार खोजने, ये सारी चीज़ें। वैज्ञानिक अनुसंधान में पदार्थों के गुणों का अध्ययन और सूक्ष्म माप, माइक्रो लेवल पे जो मेजरमेंट होता है या फिर परीक्षण, उनमें भी इनका यूज किया जाता है, ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए, तो ये तो आपको मैंने पिक्चर के माध्यम से समझाने की कोशिश करी थी। अब इसी का टेक्स्ट फॉर्म जल्दी से देख लीजिए। मैंने क्या बोला आपको, चूंकि लिखने तो आपको टेक्स्ट फॉर्म है, लेकिन साइड में थोड़ा थोड़ा पिक्चर भी बना देंगे तो आपके आंसर्स काफ़ी
अच्छे होंगे, काफ़ी ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग अपसर्व की बात कर रहे थे, यानी कि इंफ्रासोनिक। तो इंफ्रासोनिक जो है 20 हर्ट्ज से कम जिनकी आवृत्ति होती है, ये आप समझ गए, मनुष्य नहीं सुन सकते हैं। मैं भी आपको चर्चा कर दिया हूँ, है ना, कि हाथी, व्हील, भूकंप, ज्वालामुखी, ये सारी चीज़ों से एक तरह से वो निकलती हैं। इसके अलावे जिस ध्वनि की आवृत्ति जो है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होगी, यानी 20,000 हर्ट्ज से अधिक होगी, तो उसको पराश्रव्य यानी अल्ट्रासोनिक साउंड के रूप में भी इनको जान सकते हैं, और इसे मनुष्य नहीं सुन सकता, ध्यान रखिएगा। उदाहरण जैसे बैट जो चमगादड़ होता है, डॉल्फिन हो गया, ये सारी चीज़ों में एक तरह से इनका सोर्स है और इनको यूज किया जाता है, ध्यान रखिएगा। प्रकृति में अपश्रव्य ध्वनि जैसे ये समझा चुका हूँ आपको, है ना, पिक्चर के माध्यम से। ज्वालामुखी विस्फोट होता है, भूकंप, समुद्री लहरें, तूफान, चक्रवात, बिजली की गड़गड़ाहट, हाथी, व्हील, ये सारे सोर्स हैं, ध्यान रखिएगा। क्या है? सोर्सेज हैं, सोर्सेज ऑफ इंफ्रासोनिक जो साउंड है उनके बारे में ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावे पाराश्रव्य ध्वनि की मैंने बात करी कि इनका जो आवृत्ति हो गया, फ्रीक्वेंसी होगा, वो काफ़ी हाई होता है, ध्यान रखिएगा, 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर होता है, ठीक है। इसके अलावे आप देखोगे मनुष्य द्वारा नहीं सुना जा सकता, तरंग दर काफ़ी कम होती है, ध्यान रखिए। आवृत्ति ज़्यादा, तरंग दर कम, दोनों चीज़ें आपको समझा चुका हूँ। पाराश्रव्य ध्वनि के उपयोग के संदर्भ में बात करें, अभी मैंने मेडिकल की बात करी थी, इसके बारे में भी डिटेल्स आपको समझाने की कोशिश करी थी, ठीक है। इसके अलावे उद्योग में भी धातुओं के दरार वगैरह पता लगाने में, क्लीनिंग में यूज किया जाता है। सोनार के संदर्भ में मैंने आपको बात करी, जीव जंतु के संदर्भ में, वैज्ञानिक अनुसंधान के संदर्भ में। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को मैंने लिया, और क्वेश्चन को लेने के बाद आपको इस तरह से पिक्टोरियल आपको प्रेजेंटेशन दिखा करके आपको समझाने की कोशिश करी। इसके बाद मैंने आपको बहुत जल्द में टेक्स्ट को भी समझाने की कोशिश करी। ध्यान रखिएगा, साइंस में मार्क्स बहुत अच्छे उठते हैं अगर आपने टू दी पॉइंट, क्योंकि आप अलग अलग जो ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट होते हैं उनके जैसा साइंस में आप बात नहीं बना सकते। टू दी पॉइंट यू हैव टू राइट ऑन योर कॉपी इन एग्जामिनेशन हॉल, तो आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों इसको अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और मैंने मॉडल आंसर, और लगातार मैं वीडियो आपको लाते रहूँगा। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ध्यान रखिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लगातार मैं, मेरी कोशिश है कि मेंस के लगभग जितने चैप्टर जो क्वेश्चन आ सकते हैं या फिर आए हुए हैं, उनके मॉडल आंसर्स के साथ मैं थोड़ा डिस्कस करूं कम समय में। बहुत लंबा वीडियो नहीं रहेगा मेरा, कम समय में आपको समझाने की मैं कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।